Good afternoon, dear students. Hopefully, all of you are very fine. And today I have brought a very interesting topic for all of you. Basically, जब हम 6th, 7th, 8th क्लास में आते हैं तो हमारी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि अब हम स्पेसिफिकली SST, साइंस एंड सम ऑफ द अदर सब्जेक्ट लाइक इन इंग्लिश हम पैराग्राफ्स में वर्क करना चाहते हैं. बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती है कि हम पैराग्राफ्स फॉर्म करें इन सब्जेक्ट्स में, साथ में एप्लीकेशन, लेटर्स, एसेज इनको भी बनाएं. तो उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है कि अब हम शॉर्ट टाइप के सेंटेंसेस से आगे बढ़ के पैराग्राफ लिखना शुरू हो जाते हैं. पैराग्राफ लिखने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के लिए वो रहती है कि वो लॉन्ग टाइप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं बिना फुल स्टॉप्स के. यानी आप कंटिन्यूसली एक सेंटेंस को स्ट्रेस करना चाहते हो. तो आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक पैराग्राफ को कंटिन्यूस वे में लिखा जा सकता है. हर बार आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है. चलिए देखिए क्या करना है. सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो टॉपिक ऐड किया है यही मैटर करता है और इस टॉपिक का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज. अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज अच्छी तरीके से करना आएगा तो आप पैराग्राफ्स बहुत इजीली बना सकते हैं. देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस जो टोटल ऐड किया है वो टोटल है 5. और इन 5 रिलेटिव प्रोनाउंस में भी मैंने 2 डिफरेंट सेक्शंस बना दिए. दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, दिस इज द सेकंड सेक्शन. दिस इज द सेक्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज द सेक्शन नंबर सेकंड. तो फर्स्ट सेक्शन को आप देख पा रहे हैं. चलो हम फर्स्ट सेक्शन को अच्छी तरीके से समझते हैं. फर्स्ट सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे टोटल 3 प्रोनाउंस लिखे हैं. फर्स्ट वन इज हु, सेकंड वन इज whom एंड थर्ड वन इज whose. तो पहले तो इन तीनों प्रोनाउंस को अच्छी तरीके से देख लीजिए. ये प्रोनाउंस पहले कहीं ना कहीं आपने एज ए इंट्रोगेटिव वर्ड्स के तौर पे, इनको WH वर्ड्स के तौर पे देखा होगा. लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये सेंटेंस के बीच में आके सेंटेंस में एज और रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं जो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे कंजक्शन के तौर पे भी. तो देखिए कि पहली टास्क आपकी रहनी चाहिए कि आप इन तीनों प्रोनाउंस को अच्छी तरीके से देख लें कौन कौन से हैं. हु, whom एंड whose. और इनको आपको यूज करना है. किन के लिए यूज करना है? आपको ह्यूमन बीइंग के लिए. यानी फर्स्ट सेक्शन को मैंने नाम दे दिया है ह्यूमन बीइंग सेक्शन. ठीक है ना. उसके जस्ट बाद में मैंने जो सेकंड सेक्शन लिखा है मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं. इसमें मैंने फर्स्ट लिखे हैं विच और दैट, दोनों को एक साथ में लिखा है क्योंकि दोनों लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है. और उसके बाद में मैंने लिखा है हुज. जो भी इस सेक्शन में, जैसे यहां पे हुज आ रहा था वैसे भी यहां पे आ रहा है, इस सेक्शन का भी पार्ट है. तो इस सेक्शन को हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट सेक्शन दे दो या अदर सेक्शन दे दो. ऑब्जेक्ट या अदर सेक्शन इस सेक्शन का नाम. इन सेक्शन के नाम से भी अभी क्लियरिफाई हो जाएगा कि मैंने इन सेक्शंस के नाम ऐसे क्यों दिए. चलो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हु, हमने एक पर्टिकुलर सेंटेंस बना लिया. अब जहां से सेंटेंस एंड होगा, जहां पे जिस वर्ड से सेंटेंस एंड हो रहा है, अगर वो सेंटेंस जिस पर्टिकुलर वर्ड से एंड हो रहा है वो ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग है, उस कंडीशन में हम ह्यूमन बीइंग की होने की वजह से इन रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करेंगे. जैसे कि एक नीचे सेंटेंस दिया गया है कि वो हमारे अध्यापक है, तो मैं इसको बना रहा हूं. देखिए, ही इज आवर टीचर. तो आपने एक ऐसा सेंटेंस बनाया. अब देखो पैराग्राफ कैसे बन सकता है. आपने देखा कि लास्ट वर्ड एक ह्यूमन बीइंग है यानी एक मनुष्य. तो मैं अब इन रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज कर सकता हूं कहीं ना कहीं. ओके, तो अब मैं इन तीनों में से कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करूंगा, उसके लिए मुझे इन तीनों को बेटर समझना है. हु है ना, इसका जो केस होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है. हुम का जो केस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस. और हुज का जो केस होता है वो होता है पॉजिटिव केस. अब ये केसेस कैसे काम करेंगे देखिए. चलो मैंने इसी के आधार पे एक नया सेंटेंस इमेजिन किया जिसके अंदर मैंने एक वर्ड लिखा है जो. और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसकी जगह कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना चाहता हूं. अब तीनों में से कौन सा यूज करूंगा वो अभी देखना आप. इसमें लिखा है जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं. जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं. सेंटेंस को ज्वाइन करना है इन रिलेटिव प्रोनाउन से. कैसे करेंगे? तो यहां पे हमें देखना है कि हम ये जान गए कि अब जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है उसमें फिर से जो हमारे टीचर है उनका डिस्कशन किया जा रहा है, उनका जिक्र किया जा रहा है कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो कि हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं.
तो उनके लिए हम देखेंगे उनका रोल क्या है नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारे टीचर का नेक्स्ट सेंटेंस में जो रोल है, क्या वो सब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का है, पॉसेसिव का है? तो हम देख पा रहे हैं उनका रोल यहां पे किसका है, फिर से सब्जेक्ट का है, क्योंकि वही वो पर्सन है जो हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो उनका रोल सब्जेक्ट का हो गया, तो हमने सेंटेंस बना दिया हु, प्रेजेंट सिंपल है तो हमने लिख दिया हु टीचेस अस इंग्लिश। चलो देखो नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश पे एंड हो रहा है। फिर से कोई सेंटेंस ऐसा बनाओ जो इंग्लिश पे डिपेंड होना चाहिए, यानी इस वर्ड पे डिपेंडेंट सेंटेंस होना जरूरी है, अदरवाइज आप इस सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू। तो आपको इस वर्ड के ऊपर डिपेंड करने वाला एक सेंटेंस बनाना है, जो कि मैंने बनाया जो कि मेरा प्रिय विषय। मैंने सेंटेंस क्या बनाया इंग्लिश के लिए, जो मेरा प्रिय विषय। अब मुझे इसके लिए यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन। ये सेक्शन तो मुझे भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश है कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं। यहां पे लिखा है ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन। यहां पे कौन कौन से लिखे हैं, विच और दैट, दोनों में से कौन सा आएगा वो भी क्लेरिफाई करेंगे। और एक लिखा है हुज। तो पॉजिटिव तो यहां पे है नहीं। पॉजिटिव मीन्स जहां पे किसी चीज से संबंध हो, उस कंटिन्यूस पे में हम बात करेंगे कि अब हम विच या दैट को यूज कर सकते हैं, लेकिन किस चीज को यूज करेंगे। विच तब यूज करते हैं जब हम उस चीज के प्रति डेफिनेट नहीं है, हम उस चीज को भली भांति जानते नहीं है, हम उसको एक इनडेफिनेट वे में बोल रहे हैं। जब हम उसे एक डेफिनेट वे में बोलेंगे तब हम दैट यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा दैट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, और उसके बारे में लिखा जिसकी व्याकरण बहुत रुचिकर है। अब फिर से किसकी बात हो रही है, इस सब्जेक्ट की। ये ह्यूमन बीइंग सेक्शन में है नहीं, इस वाला सेक्शन की बात हो रही है। तो हम यहां पे फिर से विच और दैट में से यूज करेंगे, या फिर यूज करेंगे हुज में से। तो यहां पे बात हो रही है पोजेशन की, यानी इंग्लिश की खुद की बात नहीं हो रही है, उसके किसी पार्ट की बात हो रही है, उसके पोजेशन की। तो पोजेशन के तौर पे किसकी बात हो रही है, उसके ग्रामर की। तो ऑटोमेटिकली हुज आ जाएगा वहां पे, क्योंकि पॉजिटिव शो किया जा रहा है, यहां पे पोजेशन शो किया जा रहा है। तो यहां पे हो जाएगा हुज ग्रामर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इस तरीके से आप ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं और आप इजीली रिलेटिव प्रोनाउंस को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आई विल आल्सो डिस्कस, I will one more discuss about this section so that you can clarify relative pronouns and start learning and forming these paragraphs. Okay, thank you so much.